हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत हैं, बैनुल-अक़वामी माहिर हैं, मगर मैं थोड़ी सी ज़रा अर्ज़ कर दूं कि ये एक अजीब एक सिविल वार्स हम देख रहे हैं, वॉर्स देख रहे हैं, इंडिविजुअल मुल्कों का जो क्लैप्स है वो हो रहा है, ट्रेड वॉर्स चल रही हैं और अब जो ताज़ा तरीन इसमें इजाफा हुआ है वो शाम और सीरिया का हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। चीमा साहब, आज मैं जब हिस्ट्री निकाल रहा था तो इसके यानी ये बहरहाल एक मिडल ईस्ट के बड़े यानी एडवांस्ड और तरक्की याफ्ता और पुरअमन मुल्कों में भी ये रहा है। बहरहाल शख्सी हुकूमतें यहाँ पे रही हैं और बास पार्टी की यहाँ पे ये हुकूमत आई थी, लेकिन अब तो ये लग रहा है, डू यू एग्री कि ये एक और इराक बनने जा रहा है, क्योंकि जो कब्ज़ा HTS का है उसके डांडे तो अलकायदा से जोड़े जा रहे हैं या IS से जोड़े जा रहे हैं। तो एक तो मुझे ये बताएं कि कहीं अलकायदा और IS सूट करती है आलमी ताकतों को, कहीं वो हमास और उसका गिला करते या उस पर बरम होते नज़र आते हैं। तो ये क्या पॉलिसी है, और ख़ास तौर पर विद स्पेशल रेफरेंस टू शाम और सीरिया? डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब, ये जो काजी साहब, ये जो आपने बात की है एब्सोल्युटली सही की है कि कहीं पे जो अलकायदा की ऑफ शूट है वो आपको अच्छी लगती है और कहीं पे आपको जो डिक्टेटर अच्छे लगते हैं। सो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये सारी की सारी इंटरेस्ट की गेम है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, इसमें देखें कि ये जो अभी सिचुएशन पैदा हुई है, बेसिकली मेरा ख्याल है कि एक गैप को ढूंढा गया और गैप ये था कि बशार अल असद सीरिया, जहाँ से बेसिकली ईरान अपनी मेजर सप्लाई लाइन जो बेचता था हिजबुल्लाह को, वो टूट गई है, क्योंकि ये वो इलाका था जहां से सारी सप्लाई जाती थी। तो असल में तो ईरान की कमज़ोरी और रशिया की कमज़ोरी, दोनों ममालिक इंगेज थे। हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा उसको टफ टाइम दिया, लीडरशिप उसकी मारी गई। रशिया जो है वो 2022 से मुसलसल यूक्रेन में इंगेज है। तो लगा ये कि ये गैप है और उस गैप में उन्होंने इन जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो वहाँ पे मौजूद थे, इनको दोबारा जो है वो जिसे कहते हैं ना, दे विंक्ड देम, और कहा कि आप शुरू हो जाएं, और उन्होंने 10 दिनों में सारे का सारा जो दमास्कस है उसी को गिरा दिया। अच्छा मियां साहब, मैं एक चीज़ और माफ़ी चाहता हूँ, ये अपना चीमा साहब, ये जो लीडर उनके बताए जा रहे हैं ये पहले दाइश में थे, अब ISS में, और अब ये CNN पे इनका यानी इंटरव्यूज़ चलाए जा रहे हैं। तो ये वही बात जो आप कह रहे हैं, यही उसी का शाखसाना है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये अलकायदा की ऑफशूट है। अलकायदा से निकले थे, फिर जबल नसरा में गए, वहाँ से इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और अमूमन ग्रुप्स को फिर तोड़ा जाता है, लीडरशिप को कंप्रोमाइज़ किया जाता है। तो वो सारे के सारा ये बेसिकली वही लोग हैं, एक ही आइडियोलॉजी की, तकफीरी आइडियोलॉजी। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि शाम की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको अगर देखा जाए तो बशार अल असद जो था उसको ईरान की हमायत हासिल थी, और वहां पर जो है ईरान जो बागी हैं उनको, क्या आप समझते हैं कि किसी और की, इजराइल की या किसी और ऐसी ताकत की हमायत हासिल हो सकती है कि अगर उनको हमायत वो हासिल है तो क्या इजराइल जो है इससे फ़ायदा उठाएगा, अपने मजमूम इरादे उस तरफ शाम को भी उसको जेर करने की कोशिश करेगा और ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ेगा? देखिए, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। इजराइल ने तो अपने टैंक्स ऑलरेडी जो है वो जो सीरिया के अंदर डाल दिए हैं, और वो कह रहे हैं जी हमारे जितने भी पुराने एग्रीमेंट्स हैं वो स्क्रैप हो गए हैं, अब तो नई रियलिटी डिस्कस होगी। सो अब वो एक नया बफर जोन क्रिएट करेंगे विद इन द इजरायली टेरिटरी। सो जो इजराइल और सीरिया के दरमियान एक बफर जोन था, अब वो कहते हैं कि नहीं, हम सीरिया के अंदर जाके बफर जोन क्रिएट करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जारी बात है, कमजोर करना ही मकसद था। जितना देखें, जो बशार अल असद के जराइम है उसको तो कोई बंदा डिफेंड नहीं कर सकता कि लोग कई दहाइयों से जेलों में हैं, लोगों को ये भी नहीं पता बाहर किसकी हुकूमत है, और बड़े बुरे हालात थे वहाँ पे। बशार अल असद कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का वो बादशाह था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब जो पोजीशन पैदा होगी इसमें, देखें आप जर्मनी की स्टेटमेंट देखें, अमेरिका की स्टेटमेंट देखें, तो लग ये रहा है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, इनको HTS को जिसकी बात कर रहे हैं काजी साहब, इनको अब वो स्पेस देंगे और इनको कहेंगे कि वो हुकूमत बनाएं। सो अब उनको मेन स्ट्रीम किया जाएगा, बिकॉज
CNN पे बैठना कोई मजाक तो नहीं है। तो ये एक लेकिन सर गेम इसमें है, अरबों उस को भी तो खतरा हो सकता है ना, क्योंकि शाम जो है उसको दिल समझा जाता है मशरिक वस्ता का। अगर वहां पर प्रॉब्लम है तो अरब भी इससे मुतासर होंगे ना। देखिए, अरबों की कोई अपनी स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है कि वो अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं मेजर मुल्क। बाकी उनका कोई प्लान नहीं है। जो करता है अमेरिका प्लान करता है। ना उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ना उनके पास डिप्लोमेटिक कोई टूल्स मौजूद है, ना वो फाइनेंशियली किसी को चोक कर सकते हैं, ना वो अपने तेल को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो अपने कुछ एक पैसे के जरिए सॉफ्ट पावर विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और उसके जरिए लिवरेज लेते रहते हैं। अदरवाइज ना वो इंटरनेशनल सिस्टम को शेक कर सकते हैं, ना अरब लीग कुछ कर सकती है, ना GCC कुछ कर सकती है। तो ये तो सारी की सारी डिपेंडेंट है कि अमेरिका क्या प्लान गेम प्लान है वहां पे। लेकिन इजराइल मजबूत हुआ क्योंकि शाम गिर गया, लेबनान के अंदर जो हमास है कमजोर हो गई, फलस्तीन जो है उसमें आप देखें कि गजा जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। अब वहां पे कुछ नहीं है। चीमा साहब, इसके बाद किसकी बारी हो सकती है ये, क्योंकि इजराइल एक एक करके आगे शिकार बना रहा है, इसके बाद किसी और की बारी होगी? देखिए, ये चीजें फर्दर अनफोल्ड होंगी। कैसे होता है, इराक जो है वो हमेशा बैलेंस करने की पोजीशन कर रहा है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, ये तो शुक्र करें कि बीच में फ्रांस पड़ गया और लेबनान की जान छूट गई। अदरवाइज तो वो मजीद उसको चीजें करना चाहते थे। सो लेट्स सी इसमें फिलहाल अच्छा, तो इसमें एक और बात भी तो चीमा साहब सामने आई ना। देखें, अभी मैंने कहा था हमारी टीम निकाल लेगी शायद आज या कल, अमेरिकन डिफेंस एजेंसी के हेड थे जिन्होंने खुद एडमिट किया था मेहदी हसन के प्रोग्राम में कि जनाब ये वो माइकल समथिंग क्या नाम था उनका, कि जी ISIS तो हमने खुद बनाई थी। अब बात ये है कि इसका मतलब ये है कि ये हमास, ज़ाहिर है हमास को फंड करते रहे, इजराइल फंड करता रहा हमास को, इससे पहले हम सब जानते हैं। इसी तरीके से जितनी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर हम देख लें, हम कोल्ड वॉर में चले जाएं तो यहाँ पे जो अफ़गान जहाद करवा के बेड़ा गर्क किया हमने अफ़गानिस्तान का, और अगर आज के हम इराक को, हम सदाम को सपोर्ट या किसी शख्स की हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, मगर लगता है कि वो जन्नत नज़ीर था जो इराक उसके अंडर था जब तक वो कुवैत के ट्रैप में नहीं आया था। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉक्सीज जो हैं ये बेसिकली एक फॉरेन पॉलिसी टूल है। ये सारी दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें कभी दुश्मन और कभी दोस्त बना लिया जाता है, इन तमाम सुपर पावर्स की और ख़ास तौर पर अमेरिका की। देखिए, ये तो प्रॉक्सीज का हमेशा इस्तेमाल किया गया। पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है, देखिए किसी भी इस खित्ते के तमाम ममालिक को एक मैसेज है कि जो भी इन लाइन नहीं आएगा वहाँ पे प्रॉक्सीज जो है उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये तो आप देखें कि ये द मोमेंट आपका प्रॉब्लम इजराइल के साथ शुरू होता है, आपके इंटरनल मसले जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। और ओवरऑल भी आपकी लाइन एंड लेंथ जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम जो वहाँ पे है उसके हिसाब से होनी चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना तो अरब वर्ल्ड ने अपनी ऑटोनॉमी का सोचा है, ना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बाद जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए थी, जो मिलिट्री के हवाले से ऑटोनॉमी चाहिए थी, क्योंकि वो अपनी वो जो बेस थी जिसके ऊपर वो खड़े हुए थे कि तमाम जो अरब ममालिक हैं वो एक इस्लामी नारे पे जिंदा थे, तो वो नारे से वो पीछे हट गए